हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी सेफ। मैं हूं आपका अपना एनएस सर, मैथ्स एचओडी मोशन आईटी जेई, और आज मैं पेपर डिस्कशन के लिए आया हूं। कौन से अटेम्प्ट का? मार्च अटेम्प्ट का। कौन सा पेपर? 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर के। ये हमारी मैथ्स की पूरी टीम है जो आपके सारे पेपर का डिस्कशन करेगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो किस टॉपिक पे था? जेई मेंस के टॉपिक्स पे था, जो इस एक्सक्लूसिव पार्ट हम लोग जेई मेंस का पढ़ाते हैं। तो उसमें कंसीडर द ऑब्जर्वेशन ए बी एंड सी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। एक तो ये कंडीशन दे रखी है उसने, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी की। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस टू बी प्लस टू एंड सी प्लस टू इज डी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है डी के बराबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला उम्मीद करूंगा आप लोग को याद होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है बेसिकली कंसेप्ट में, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो पहले हमने मीन निकाल दिया, ए बी सी 3 नंबर का मीन निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, और जैसा कि उसने दे रखा है बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो मैंने ए प्लस सी की जगह पे बी यूज किया, तो बन गया 2b बाई 3। ठीक है, जब हम xi का स्क्वायर निकालते हैं तो नंबर ए बी सी हो या a प्लस टू बी प्लस टू सी प्लस टू हो या a माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस टू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस वन, हमने क्या किया? हमने सॉल्व कर दिया किसको? ए बी सी को। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, और मैंने दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये बन गया डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। ऊपर से एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, और ये रिलेशन हमारा आ गया। जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था? तो ये जेई मेंस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था, जो एक्सक्लूसिव हम जेई मेंस का आर्टिकल्स पढ़ाते हैं, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है जेई मेंस। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? वेरी इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? वेरी इजी क्वेश्चन है। ये एक वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट अ वेक्टर अल्फा आई बीटा जे बी ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द वेक्टर रूट 3i प्लस जे को बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस अल्फा बीटा 0 बीटा एंड 0 0। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी वर्किंग पीछे कर रखी है अपन ने। एक वेक्टर दे रखा है रूट 3,1, इसको रोटेट किया गया 45 डिग्री, और एक नया वेक्टर आ गया जिसका नाम उसने रखा है अल्फा और बीटा। फिर उसने बोला एक ट्रायंगल का एरिया निकालो। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है? उसने बोला ट्रायंगल का एरिया निकालो। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा? अल्फा बीटा पॉइंट, 0 बीटा पॉइंट और 0 0 पॉइंट। मतलब बेसिकली मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम अल्फा और बीटा निकाल लें तो ट्रायंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगाओगे? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें बेसिकली काम किस पे करना है? अल्फा और बीटा पे। तो क्या किया गया, आइए वो देखते हैं। ये पॉइंट दे रखा था, इसका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर होगा, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री था, इसका 45 डिग्री का था, तो ये टोटल एक इंक्लिनेशन हो गया 75 डिग्री। यानी अगर मैं अल्फा की बात करूँ, ये 2 लेंथ थी, ये भी 2 लेंथ होगी, तो अल्फा हो गया 2 cos 75, अल्फा हो गया 2 cos 75, और बीटा हो गया 2 sin 75। तो अल्फा इंटू बीटा, हाफ 2 से 2 कट गया, 2 आ गया 2, और cos 75 sin 75, sin 150 हो गया, sin 150 की वैल्यू हाफ आ गई। करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर 2। कैसा क्वेश्चन है ये? अगेन अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं, कहाँ का क्वेश्चन है ये? वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अगेन इजी क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 3D का अच्छा क्वेश्चन आया था, प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है। इफ द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो।
तो उसने बोला है पॉइंट ए एंड बी है ऑन द प्लेन दिस थिंग, एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, उस प्लेन से 2 पॉइंट दे रखे हैं, रैंडमली 2 पॉइंट दे रहे हैं, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं सी और डी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पता है हमें, बी पता है हमें, सी पता है हमें, और उसने सेगमेंट सी डी इक्वल्स टू पूछा, ये लेंथ पूछी है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस एंगल को अगर 5 बोला, इस एंगल को 5 बोला, तो ये जो ए और आर होगा, तो जितना सी डी होगा उतना ए आर होगा। तो इसी कैलकुलेशन को हमने वर्कआउट किया। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें दे रखा है एल एम एन के बराबर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर में क्या दे रखा है, एल एम एन के बराबर, एल एम एन मतलब डी सीज, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझते कैसे निकाला है इसको। तो ये एन वेक्टर था जो मैंने आपको बताया था, वही है। इस एंगल को मैंने 5 बोला, जब मैं इस एंगल को 5 बोल रहा हूँ तो ये जो लेंथ आएगी ए आर की, तो ये हो गया साइन 5, क्योंकि 90 - 5 आ जाएगा ये। और जो 5 एंगल होगा बेटा, वो बेसिकली किसमें, ए बी वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना। तो सी डी के बराबर है ए आर को मैं लिख रहा हूँ ए बी कॉस 5, ए बी साइन 5, और जो 5 एंगल है वो एन वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन। सी डी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी साइन 5, ए बी साइन 5 मतलब √1 - cos स्क्वायर 5, 5 एंगल है ए बी और एन के बीच का एंगल, ठीक है, इंटू ए बी, ये सी डी के बराबर चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन करते जाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आकर के अटक जाएंगे। cos 5 की वैल्यू हमने यूज़ करी है, ठीक है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया। ए बी वेक्टर हमें पता है क्या है, ए बी डॉट एन किया, ठीक है, वो निकाल दिया। अब देखा ये पॉइंट ध्यान से देखना, जो सी पॉइंट था हमारा, ये इस प्लेन पे बैठा होगा, तो सी पॉइंट को हमने प्लेन पे सेटिस्फाई करा दिया। सी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0 - a -1, प्लेन पे सेटिस्फाई कराया, 0 - a -1, एक रिलेशन आया। फिर जो ए सी वेक्टर है, ये भी एन के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो मैंने ए सी पैरेलल टू एन लिया है, दूसरी कंडीशन, ठीक है, ए सी पैरेलल टू एन लिया है, उसके डी आर्स को प्रपोर्शन में लिया है, वहाँ से रिलेशन निकाला है, और फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से हमने ए और एम में रिलेशन निकाला, वहाँ से अपन ने ए को सॉल्व कर लिया, ठीक। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हमें दे रखा था, 2m + n 0 है, और m + n हम लोग 0 निकाल चुके थे। इन तीनों का यूज़ करके हमने एम एन और एल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ए बी डॉट एन निकालना था, ए बी डॉट एन की वैल्यू -√6 आ गई, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी निकालना था, मॉड ऑफ रूट ए बी 72 आ गया। और जो फॉर्मूला था आपका, ध्यान से देखिए, वो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी डॉट एन था। तो ए बी स्क्वायर मतलब √72 आया, और ए बी डॉट एन का मतलब -√6 आया, होल स्क्वायर कर दिया, 72 - 6, अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, √66। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3D का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करस्पॉन्डिंगली आंसर तो 4 आ जाएगा। तो है तो ये 3D का क्वेश्चन। अब क्योंकि मैं मेंस के फ्रेम में बात कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव द टाइम, योर स्पीड इज़ गुड, तब तो मैं इस क्वेश्चन को मीडियम में कैटर करूँगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है और आप इस क्वेश्चन को मेंस के फ्रेम में समझ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन टफ में काउंट होगा, ठीक है। तो मीडियम या टफ, नॉट एग्जैक्टली, हम इसको ईजी नहीं बोल सकते। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी लगा है, विद द कैलकुलेशन लगा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज ऑफ द ए बिलोंग्स टू आर फॉर विद द फंक्शन दिस हैज क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, हैज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कहानी कह रही है कि इस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट की अगर हमसे बात करी जाती है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट की अगर हमसे बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है f'(x) जहाँ 0 हो। तो हम सिर्फ f'(x) को 0 चेक करके ए की रेंज निकालना चाहेंगे, किसके लिए, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल, x नॉट बिलोंग्स टू 2n पाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये फंक्शन दिया, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए मैंने डेरिवेटिव किया होगा इस फंक्शन का, फंक्शन दिया गया था, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसको sin x बना दिया, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इक्वलिटी नहीं लगेगी 1 पे बेटा, क्यों नहीं लगेगी, कैलकुलेशन करेक्शन में है, थोड़ा सा ध्यान देना। उसने कंडीशन दिया x नॉट इक्वल टू 2n पाई। अगर x 2n पाई नहीं है बेटा, तो cos x कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो cos x अगर 1 नहीं होगा तो यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इनइक्वलिटी के फ्रेम करके, एक सेकेंड,
इनइक्वालिटी चेंज करिए इन्होंने, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी अगर हम चेंज करेंगे तो हम इस स्टेप पे नॉट इक्वलिटी लगाएंगे, इस स्टेप पे इक्वल रहेगा, यानी कि +1 वाले केस में हम ग्रेटर देन 0 करेंगे, सिर्फ इक्वलिटी नहीं लेंगे, ठीक है। और वहाँ से ये लेस देन 2 आ जाएगा सॉल्व करके। इन दो इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो लेस देन 2 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली जो आपके पास आएगा वो आएगा a बिलोंग्स टू, तो a की जो कंडीशन आ गई वो आ गई a लाइज बिटवीन -4/3 से लेकर के बच्चों 2 तक, -4/3 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब इसके एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया देखो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, रीज़न देख लो आप लोग, -4/3 से 2, 1 से इन्फिनेटिव, -3 से -1, -20 से -1, तो करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर तो 1 आ रहा है जो भी दिया गया है, ठीक है। आप मान लो उसके बाद नहीं भी चेक करते हो, लेकिन मान लो आप 2 पे इक्वलिटी चेक करना चाहते हो, 2 पे इक्वलिटी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 रख दो। जैसे आप यहाँ पे 2 रखोगे व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, वो चेक कर लो। 2 रखोगे तो 4 to the 8 -3 माइनस का 5, ठीक है, और नीचे माइनस का 5, यानी अल्टीमेटली कट जाएगा और अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाएगा। cos x इक्वल टू तो x इक्वल टू अगेन 2n पाई आ गया, x इक्वल टू अगेन 2n पाई आ गया, यानी कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी 2 पे इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऑप्शन हम देखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर 1 आएगा, ठीक है। किस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो ये बेसिकली आप चाहोगे तो मोनोटोनिसिटी या एओडी का पार्ट हम लोग बोलते हैं, उस पर वर्कआउट कर देते हैं। कैसा क्वेश्चन है, एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे कि आपको दिख रहा है डिफरेंशियबिलिटी पे कंपोजिट पे बेस्ड क्वेश्चन, अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से सिंपल कंसेप्ट को उसने कंपोजिट बनाया है। यूजुअली बच्चे कंपोजिट से डरते हैं, जो कि डरना नहीं चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं। उसने बोला फॉक के बारे में बात करो, फंक्शन कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर हम फॉक की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम फॉक को डिफाइन कर लेंगे। फॉक का डिफिनेशन भी बहुत कंफर्टेबल है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे f ऑफ gx आएगा, जहाँ जहाँ gx है, ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ gx रख देंगे अपन, तो आई गेट द वैल्यू gx + 2 बच्चों, gx का स्क्वायर आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब gx नेगेटिव हो, और कब आ जाएगा, जब gx पॉजिटिव हो। अब gx के बारे में देखते हैं, तो हमने gx का यहाँ पे ग्राफ बना दिया, तो y = x³ का ग्राफ आ गया, और फिर 3x - 2 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया, और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है, 3x - 2। तो जहाँ जहाँ gx नेगेटिव है, gx नेगेटिव कब है, gx नेगेटिव है 0 से पीछे के लिए, और नाम क्या है उसका, x³ है, ठीक है। तो यहाँ पे x³ बैठ जाएगा। फिर gx पॉजिटिव हो तो gx पॉजिटिव होगा 0 से 1 के लिए x³, और 1 से आगे 3x - 2। तो यहाँ पे 0 से 1 के लिए x³ बैठेगा gx की जगह पे, और 1 से आगे के लिए 3x - 2 बैठेगा। तो जब हम ये सारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, तो फंक्शन हमारा ये निकल के आ जाएगा कंपोजिट, x³ + 2, x नेगेटिव के लिए, x⁻6 0 से 1 के लिए, और बेटा 3x - 2 का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब बात हो रही है फॉक की, हमको क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देखते हैं। फॉग इज नॉन डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू, क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, कितने ऐसे पॉइंट है जहाँ फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। तो जब हमने फॉग निकाला देखो, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटीन्यूअस डेरिवेबल, ऑलवेज कंटीन्यूअस डेरिवेबल, ऑलवेज कंटीन्यूअस डेरिवेबल, एक्सेप्ट दोस पॉइंट वेयर इट इज ब्रेक, जहां जहां ये ब्रेक हुआ। तो अपने पास 2 चॉइस है, एक तो 0 की और एक 1 की। तो पहले हम 0 1 पे इसकी क्या चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। डिफिनेशन से भी मैंने करा रखा है, अदरवाइज आप बिना डिफिनेशन के भी कर सकते थे। 0 पे चेक करेंगे 2 आएगा, 0 आएगा नहीं, x = 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन डेरिवेबल। क्लियर, x = 1 पे हो, 1 पे ये 1 देगा, और 1 पे 3 - 2 1 देगा, यानी x = 1 पे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। अब क्योंकि कंटिन्यूअस आ चुका है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है 1 पे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 1 पे। राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करके 6 आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 आता है, यानी 1 पे भी क्या है, ये क्या है, डेरिवेबल है, क्या है, डेरिवेबल है। यानी कि फंक्शन एक्चुअली कहाँ पे नॉन डेरिवेबल बचा, सिर्फ कहाँ पे बचा, x = 0, यानी कितने पॉइंट हो गए जहाँ पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा, तो 1, यानी कि आंसर जो होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो 1 होंगे, मतलब एक ही पॉइंट x = 0 जहां पे ये फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई मुझसे पूछे सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर पे आएगा, तो बेटा ये डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर क्वेश्चन है। सर ये कैसा क्वेश्चन होगा, सर इजी है कि मीडियम है। अब बेटा देखो, अगर कंपोजिट डिफाइन करना आपको अच्छे से आता है तो मैं इसको इजी में काउंट करूंगा, लेकिन अगर आपको कंपोजिट ही डिफाइन करना नहीं आता है तो इसलिए मैं इसको मीडियम में दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। उसने एक लॉग की इनइक्वालिटी दे रखी है और उससे पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड निकालो। बहुत सिंपल सा, लॉग को कॉम्प्लेक्स के साथ उसने क्लब किया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1/√2 उधर जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देगा क्योंकि 1 से छोटा है ये, और कंडीशन कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ग्रेटर देन हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड जेड में फैक्टर कर दिया, तो मॉड जेड की 2 वैल्यूज निकल के आ गई ये इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी से आ गया मॉड जेड किससे छोटा होगा, 7 से छोटा होगा। और अगर मॉड जेड 7 से छोटा है तो मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आएगी, 7 आएगी। तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 4। कैसा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, किसका चैप्टर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। ऑप्शन नहीं है अपने पास, इजी मीडियम टफ का ऑप्शन है, तो मैं इसको इजी में काउंट कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ओके, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन कंसेप्चुअली, ठीक है। क्या कहा वो समझ लेना। अ पैक ऑफ कार्ड्स हैज 1 कार्ड मिसिंग। एक पैक ऑफ कार्ड था, इससे एक कार्ड मिसिंग था। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, 2 कार्ड निकाले गए, एंड फाउंड टू बी स्पेड। तो देखो ये एक इवेंट हो गया है, 2 कार्ड निकाले गए और दोनों स्पेड के पाए गए, ठीक है। एक कार्ड मिसिंग था, ये हमें पता है, तो हमारा सैंपल स्पेस 51 का होगा, ठीक है। 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के पाए गए, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज नॉट अ स्पेड कार्ड। तो जो मिसिंग कार्ड था वो स्पेड का भी हो सकता था और स्पेड का नहीं भी हो सकता था। तो बेसिकली हमारे पास 2 इवेंट हो रहे हैं, स्पेड का नहीं था और 2 कार्ड्स निकाले गए, दोनों स्पेड के थे, या फिर स्पेड का था मिसिंग कार्ड और 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के थे। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, स्पेड का मिसिंग कार्ड इज नॉट अ स्पेड कार्ड और 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के आए, ठीक है। तो मिसिंग कार्ड स्पेड का नहीं था, 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के आए। मिसिंग कार्ड स्पेड का नहीं था, 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के आए। मिसिंग कार्ड स्पेड का था, 2 कार्ड निकाले गए, दोनों स्पेड के आए। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज क्या लिख रहा हूँ वो देखिए। मिसिंग कार्ड करेक्ट है, मिसिंग कार्ड जो था वो स्पेड का नहीं था, तो यानी 1 - 13/52, ठीक है। 1 - 13/52। पहला कार्ड आया स्पेड का होगा 13/51, क्योंकि कार्ड कितने होंगे स्पेड के, टोटल 13। दूसरा कार्ड निकाला गया स्पेड का है 12/50। मिसिंग कार्ड स्पेड का था 13/52, क्योंकि स्पेड के 13 कार्ड ही होंगे, ठीक है। अब एक मिस हो चुका है तो स्पेड के बच्चे कितने होंगे, 12। 12 में से 12/51 पहला कार्ड निकालूंगा, दूसरा निकालूंगा 11/50। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 39/50, ठीक है। तो 39/50 की करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर है आंसर 3। चैप्टर प्रोबेबिलिटी ना तो बहुत इजी में काउंट नहीं होगा, ये मीडियम में काउंट होगा। क्यों, क्योंकि कई बच्चों की कंसेप्ट नहीं दिखता है कि बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n is the number of irrational terms in the expansion of this thing, then n - 1 is divisible by, okay, number of irrational terms, number of irrational terms, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जनरल टर्म लिख देना है बच्चों। जनरल टर्म लिखने के बाद उसकी किस तरीके से वर्किंग होती है उसको देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखा, t of r + 1 60 CR 3 की पावर 60 - r/4 5 की पावर 1/8 इंटू r। तो देखो बेटा ये और ये जो टर्म है ना, हम रैशनल टर्म्स निकाल देते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, रैशनल टर्म्स आ जाएगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये रैशनल टर्म निकालने के लिए ये क्वांटिटी बोथ आर होल नंबर्स, करेक्ट है। आर की वैल्यू यहाँ से आते, इसके करस्पॉन्डिंग हमने चेक कर लिया, तो कॉमन टर्म जो आर की निकल के आए हुआ ये भी होल नंबर हो, ये भी होल नंबर हो, तो करस्पॉन्डिंग ये और ये इनमें जो कॉमन निकल के आए वो ये टर्म आ गए। तो इतने टर्म्स ऐसे हैं आर की, ये वो वैल्यूज हैं जिसपे ये वाली पावर और ये वाली पावर कैसी बनेगी, रैशनल पावर बन जाएगी। अब क्योंकि ये पावर रैशनल बनेगी तो ये जो टर्म आएगा रैशनल टर्म कहलाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें इरैशनल टर्म चाहिए, करेक्ट है। तो टोटल टर्म्स 8 ऐसे टर्म्स आए जो आर रैशनल होंगे। अब 8 अगर रैशनल है, टोटल पावर कितनी है 60, तो 61 टोटल टर्म्स होंगे, इसमें से 8 हटा दिया तो 53 आर द इरैशनल टर्म्स। अब 53 इरैशनल टर्म्स है, एन की वैल्यू आ गई 53। उसने पूछा क्या था, n-1 शायद पूछा है, यस। तो अगर ये n 53 था तो 53 - 1 मतलब 52 हो गया। अब 52 इज डिविजिबल बाई 8 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 26 से होगा, 30 से होगा नहीं, यानी आंसर बी आ गया, करेक्ट है। किस चैप्टर का क्वेश्चन था, तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था। कैसा चैप्टर, कैसा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड नोट्स का क्वेश्चन। कॉपी में हर किसी बच्चे की कॉपी में ये क्वेश्चन होगा, किसी भी लेवल पे कहीं पे भी आपने तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी करी है, तो भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी बुक में पढ़ोगे वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपन,
अगेन कुछ 3D का ही शायद, ये भी कुछ वेक्टर क्लब वेक्टर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 3D वेक्टर मिक्स ही है बेसिकली, लाइन वाइन भी यूज करी उसने। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू बी दिस, दो पॉइंट दे रखे हैं, आर एस बी द पॉइंट एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी आर एंड क्यू आर एस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। लेट द लाइन्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी, पी आर क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी। इसके डी आर पता है हमें पी आर के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी आर 4 1 -2, 4 1 -2, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -1 2, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 -4, और भाई क्यू एस की भी डी आर दे रखे हैं, क्यू आर की भी डी आर दे रखे हैं, मतलब -2 1 और -2। ठीक है भाई, ओके। तो भाई कहानी में ये आया कि आपके पास दो लाइनें हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है टी पे, तो क्या हम दोनों लाइनों की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन दी है, लाइन की इक्वेशन, पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, लाइन की इक्वेशन, क्या इन दोनों लाइन से टी को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने आगे क्या बोला है, इफ द वेक्टर टी एस परपेंडिकुलर टू बोथ पी आर एंड क्यू एस। तो भाई देखो टी ए जो वेक्टर होगा, टी ए मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, टी ए, ठीक है, मान लो ए यहाँ पे था, तो ये समझ लो ये दो लाइनें ऐसे थी, करेक्ट है, जो इंटरसेक्ट के दिख रही होंगी, पेन को मैंने दो मार्कर पकड़ रखे हैं, दो स्मार्ट बोर्ड, और ये हमारा टी है, करेक्ट है। तो ये जो टी ए हमारा है, ये दोनों प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं टी ए के डी आर्स का इसके डी आर्स के साथ डॉट लूंगा तो भी जीरो आएगा, अगर टी ए के डी आर्स का इसके डी आर के साथ डॉट लूंगा तो भी जीरो आएगा। तो उसने आगे पूछा है देन द लेंथ ऑफ वेक्टर टी ए √5, ये लेंथ कितनी दे रखी है? √5 दे रखी है, टी से ए तक की। देन द मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब बेसिकली हमें ए निकालना है, ए निकल आएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पी पता था हमें, क्यू पता था हमें, पी आर के डी आर्स पता थे, क्यू एस के डी आर्स पता थे, दोनों लाइनें पता थी, तो लाइन पी आर लिख दी, लाइन क्यू एस लिख दी, दोनों को सॉल्व कर दिया, टी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दिए, जो पी पे थे ऐसे टी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दिए, जो क्यू पे थे दोनों को इक्वेट किया लैम्डा म्यू निकालने के लिए, लैम्डा म्यू निकाला, पुट किया, तो देखो टी की वैल्यू आ गई। क्या निकाल दिया अपन ने? टी पॉइंट निकाल दिया। टी पॉइंट कितना आ गया? 11 -3 एंड 6। आपको ये आपकी मतलब ये थोड़ी सी मैंने लेंथी कैलकुलेशन कर रखी है, बाकी आप चाहेंगे तो लाइंस को, दो लाइंस को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है सबको आता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब जब टी आ चुका था तो टी ए के डी आर्स निकालने थे, टी ए के जो डी आर्स होंगे वो इन दोनों के लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल आएगा। तो टी एन के डी आर्स निकालने के लिए अपन ने दोनों क्यू एस और वी आर के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट किया, वो आ गया ये। तो लाइन टी ए की इक्वेशन लिख दी मैंने, उससे ए के पैरामेट्रिक पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब जो टी ए की लेंथ थी वो √5 के बराबर थी बच्चों, उस √5 का फॉर्मूला लगा करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? √171। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आएगा आंसर नंबर 2। कैसा चैप्टर, किस चैप्टर का क्वेश्चन था? तो वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? आप मीडियम भी दे सकते हो, थोड़ा सा टफ भी दे सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बस सिर्फ इसलिए, बाकी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला द थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y = 2x पासेस थ्रू द पॉइंट a, 0 देन a मस्ट बी ग्रेटर देन। तीन नॉर्मल अगर ड्रॉ करी जा रही हैं किसी पैराबोला पे किसी पॉइंट से, तो ए पे क्या कंडीशन होती है उसको निकालना है। तो अपन ने y = m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, ए हमें ऑलरेडी पता था, उसको पुट कर दिया इसमें, तो ये रिलेशन आ गया, करेक्ट है। ये एम में क्यूबिक, क्योंकि पास कर रही है, एम में क्यूबिक बन गई। अब इस क्यूबिक के तीन रूट्स अगर आएंगे तो ए पे क्या कंडीशन आएगी वो अपने को निकालना था। तो अगर इस क्यूबिक को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक तो m = 0 आ जाएगा, दूसरा ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से m² का पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकल के आ जाएगी, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो करेक्ट आंसर आएगा 1। किस चैप्टर का क्वेश्चन था? तो पैराबोला चैप्टर का क्वेश्चन था, कोनिक सेक्शन में। कैसा क्वेश्चन था? तो इजी या मीडियम दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी में काउंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक ITF का वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, सबको पता है इस सारे कंसेप्ट में क्या होता है, जिसको यूजुअली मैं पढ़ाते हुआ तोता मैना फॉर्मेट बोलता हूँ, कि जो एक्सप्रेशन अंदर बैठी होती है इसको हम लोग सजाते हैं इस तरीके से कि नीचे बैठा हो 1 + a × b और ऊपर बैठा क्या हो a - b, और फिर हम लोग को tan 1 के डिफरेंस पे लिख देते हैं। मतलब हमारा क्वेश्चन का ये फॉर्मेट आना चाहिए tan 1, तो बन जाता है tan 1 ऑफ a
माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसको इस तरीके से सजाना है। कैसे किया गया ये देख लेते हैं। ऊपर 1 लिखा तो उसको मैंने 3 - 2 लिख दिया, 2 की पावर 2r + 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ऊपर लेकर के चला गया, सेपरेट कर दिया, तो ये दो फॉर्मेट ऐसे आ गए, a - b / a + b। डिफरेंस फॉर्मेट में लिख दिया, कैंसिलेशन वाला मेथड लगा दिया, तो बन गया π/2 - 10 इनवर्स 3/2 और ये कॉड इनवर्स √3/2 आ गया। यहाँ पता है ना कौन सा मेथड लगा है, 1 पुट करो 2 पुट करो, तो क्रॉस बारिश वाला मेथड। इसका फर्स्ट बचा है, सॉरी इसका फर्स्ट बचा है 10 इनवर्स 3/2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इसका लास्ट बचा है जो कि है π/2। ठीक है, तो इस वाले का लास्ट और इस वाले का फर्स्ट, इसको यहाँ लिख दिया, तो ये सम निकल के आ गया। तो किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ITF चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या आंसर आता है, कॉड इनवर्स 3/2 आता है ना। किस चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, ITF चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मीडियम या अगेन इजी, डिपेंड्स ऑन योर। वैसे तो मैं मीडियम में डालूंगा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन करना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको मीडियम में डाल सकते हैं, इजी में तो नहीं। क्योंकि अगर मैं आपके फ्रेम में सोचूंगा तो आप इसको देख करके थोड़ा सा घबराओगे और फैक्टराइजेशन करते हुए 4 बार सोचोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड कंसेप्चुअल, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स की बात कर रहा है, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, रूट्स रिपीटेड होते हैं, सोल्यूशन रिपीटेड नहीं होते हैं। तो अगर रिपीटेशन आ रहा होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे इन द इंटरवल 0 से π। ये साइन लिखा हुआ था, ये कॉस लिखा है, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर 8t1 की पावर साइन स्क्वायर, इसको t मान के हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वही लॉजिक लगा रखा होगा, देखो। ठीक है, इसको t माना, t + 81/t = 30, फैक्टर कर दिया, t3 और 27 आ गया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 27 ले लिया, कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 और 3/4 आ गई। 1/4 और 3/4 से साइन की वैल्यू ±1/2 और ±√3/2 आ गई। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि जो आंसर है वो सिर्फ 0 से π के बीच में चाहिए अपने को। ठीक है, तो साइन हाफ आ गया और साइन √3/2 आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज आ गई। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस या नंबर ऑफ रूट्स, इन्हीं को हम रूट्स भी बोल देंगे। तो रूट्स कितने आ जाएंगे उसके, 4 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If y = yx is the solution of the differential equation this thing, then the maximum value of the yx over the r is equals to। बहुत ही कॉमन इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेईई एडवांस से भी आते हैं, मेन से भी आते हैं। वही डिफरेंशियल इक्वेशन का एलडी का सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये एलडी दे रखी है। हम एलडी से इंडिकेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंडिकेटिंग फैक्टर से सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन निकालने के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। तो इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल दिया इसका, ये एलडीए का फॉर्मेट दे रखा था अपने को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। 2 की पावर 10x आ गया इंडिकेटिंग फैक्टर में, तो e की पावर इंटीग्रल 2 10x, जिसको 2ln sec x लिख दिया, sec स्क्वायर x बन गया। sin x के साथ सोल्यूशन लिख दिया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इंटू sec स्क्वायर x ds 10x इंटू sec x बन गया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते चलेगा तो ये हमारा y निकल के आ गया। x = π/3 पे y 0 दे रखा है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो ये c था, ये c भी हमने इंटरप्रेट कर लिया, -2 आ गया। तो अल्टीमेटली फंक्शन हमारा ये निकल के आ गया, cos x - 2 cos स्क्वायर x। उसने हमसे पूछा था इस फंक्शन की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी हमें cos x - 2 cos स्क्वायर x की कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो cos x - 2 cos स्क्वायर x को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना करके y की मैक्सिमम वैल्यू 1/8 निकाल दी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो एलडी विद द बेसिक परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट, मतलब मैक्सिमम मार्क उसने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्लब करने की कोशिश करी। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नॉट बैड। ठीक है, तो कौन से चैप्टर में काउंट करोगे इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ दे रखा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट करेंगे। कैसा क्वेश्चन होगा, या तो मीडियम या तो इजी, मतलब किसी बच्चे ने अगर स्पीड से नहीं कर पाए तो मीडियम में, अगर स्पीड से कर लिया तो ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही पॉपुलर कॉमन सा टोटोलॉजी का कंसेप्ट है, इसमें तो टेबल ये बनी रहती है, आपको पता ही है। अगर ये दोनों ट्रूथ हैं तो इसका जो नेगेशन होगा वो ट्रू होगा, यूनियन ट्रू होगा, इम्प्लाई ट्रू होगा, और इस फॉर्मेट में भी ट्रू होगा। तो उसने पूछा कौन सा टोटोलॉजी होगा, 4 ऑप्शन में चेक कर लेना, ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो जेईई मेंस कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दे रखी है, 2/2 की मैट्रिक्स, और 1 की पावर 8 xy = 864 दे रखा है। उसने पूछा इसके सोल्यूशन बताइए, एग्जैक्टली 2, यूनिक, इनफाइनाइट, नो। तो आपको बेसिकली यहाँ 1 की पावर 8 निकालना पड़ेगा। तो ए से हमने ए स्क्वायर के बारे में सोचा, ठीक है, और ए स्क्वायर के बाद हमने ए की पावर 4 के बारे में सोचा, ए की पावर 4 के बाद हमने ए की पावर 8 के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये देखो सेम आ रहा है फॉर्मेट में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये फॉर्मेट आ गया।
तो 128 इंटू दिस थिंग। अब जगह आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से दो रिलेशन निकल के आएंगे, एक बार x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/16 आ जाएगा और एक बार x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दो इक्वेशन दे रखी है दोनों इक्वेशन सोल्यूशन तो देंगी नहीं, करेक्ट है, तो इसलिए अल्टीमेटली इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन, तो आंसर शुड बी 1, करेक्ट है। किस चैप्टर पे डालोगे इसको? मैट्रिक्स विद द कॉम्प्लेक्स नंबर डालूंगा मैं, तो मैट्रिक्स विद द कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन कैसा होगा, इजी या मीडियम? कैलकुलेशन थोड़ी सी इसलिए मैं मीडियम डालूंगा, इनफैक्ट नॉट इजी, मैं तो इजी में नहीं डालूंगा, बच्चे के फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो उसको मीडियम में डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 log ऑफ sin x, अरे बहुत ही अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री भाई, मतलब ये वो पेपर की क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे पेपर में इसमें भी नंबर नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग, किस जगह पे लैक अभी भी कर रहे हो? आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में सेलेक्टिव होना शुरू करिए। आपको पेपर में इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, कौन सी चीज आपके करने लायक है उसको करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई बोले सर मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया या मुझसे नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं करा बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ही सिंपल बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है एक लॉग की इक्वेशन ये दे रखी है उसने, एक लॉग की इक्वेशन ये दे रखी है उसने, और एक लॉग की इक्वेशन ये दे रखी है उसने, करेक्ट है यहां तक। अब अगर हम इन दोनों लॉग की इक्वेशन को क्लब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, साइन कॉस में कुछ रिलेशन आएगा, वहां से हमको मैनिपुलेशन करना है। आइए देखिए, पहली वाली लॉग की इक्वेशन को क्लब किया तो sin x इंटू कॉस एस 1/10 आ गया। दूसरी वाली लॉग की इक्वेशन को क्लब किया तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू n/10 का रूट आ गया। इसका स्क्वायर करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसका स्क्वायर किया और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, sin x इंटू कॉस एक्स की सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्या पूछा था उसने आपसे n पूछा, आंसर 12। किस चैप्टर में डालूं मैं इसको? अरे भैया लॉग में डाल देना सीधे, कुछ भी नहीं है उसके अलावा, ठीक। कैसा क्वेश्चन डालूं भाई? अरे भाई है तो वेरी इजी, अब ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसलिए मैं इसको इजी में डाल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस थिंग व्हिच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अरे कॉर्ड, एक सर्किल की कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो किसी हाइपरबोला पे, मान लिया मैंने हाइपरबोला ऐसे था, पता नहीं भगवान जाने, मैं थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह गया, ठीक है। एक हाइपरबोला भी मान लो मैं बना ही देता हूँ ऐसे कुछ यूं और यूं, ठीक है, और एक कॉर्ड ले रहा हूँ इस टाइप से जो इस पे टेंजेंट का काम करिए, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको इस ए बी लाइन की इक्वेशन दो बार लिखनी है, एक बार कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट और एक बार टेंजेंट कंसेप्ट से। तो वही मैंने किया यहाँ पे, देखिए टेंजेंट कंसेप्ट लगाया, ठीक है, हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिया, एम स्लोप की y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। और फिर मैंने कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लगा दिया, t इक्वल्स टू s1 वाला कंसेप्ट किस पे, सर्किल पे, तो वो आ गया t इक्वल्स टू s1। अब इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों को सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर दिया, स्लोप आ गया h/k में, इसको एलिमिनेट कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। करेक्ट करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा आंसर आया है, आंसर नंबर 4 आया है। किस चैप्टर में डालूं? तो भाई कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट है, हाइपरबोला भी है, तो आप चाहो तो हाइपरबोला में डाल दो, चाहे तो आप सर्किल में डाल दो, दोनों जगह इसको हम यूज करते हैं। कैसा क्वेश्चन है? तो मेरे नज़र में तो इजी है, बट बच्चों को लगेगा सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप कैसे इजी बोल सकते हो, तो भाई मैं मीडियम डाल दे रहा हूँ, अदरवाइज है तो ये इजी फॉर्मेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक बायनोमियल का क्वेश्चन, मल्टीनोमियल का है बेसिकली, बायनोमियल ना बोल करके मैं इसको मल्टीनोमियल बोलूं। तो उसने एक मल्टीनोमियल थ्योरम दे रखी है, एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, और उससे फिर आपसे कुछ वैल्यूज पूछी हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा हमको, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस a3n x की पावर 3n। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑड वालों का भी सम निकालना चाहा और इवन वालों का भी सम निकालना चाहा। क्यों चाहा? क्योंकि उसने देखो ये इवन और ये ऑड लिखे हुए हैं कोफिशिएंट्स। तो ऑड और इवन कोफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं बच्चों? एक बार 1 रखो वेरिएबल को, एक बार -1 रखो, एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। द सेम प्रोसेस आई एम डूइंग ओवर हियर। एक्स को 1 पुट किया, -1 पुट किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। तो इन इक्वेशन से मेरे पास इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया, मेरे पास ऑड वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया, ठीक है। उसने जो पूछा था a2j यानी कि इवन का सम पूछा है 1 होगा, ऑड का सम पूछा है 0 होगा, अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा मतलब आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो वो कौन से चैप्टर में डालेंगे? ऑब्वियस सी बात है बाइनोमियल थ्योरम में डालेंगे। कैसा क्वेश्चन डालेंगे? तो मीडियम या टफ,
टफ उनके लिए जिनको कई बच्चे क्या करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन को देख करके घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे, उनके लिए मैं टफ डाल रहा हूँ, अदरवाइज ये मीडियम में काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक 3D का क्वेश्चन आया है, लेट P be the plane this thing containing the line this if the plane P divide the line segment AB join the point this and this in the ratio k/2 and then the value of k is equals to। ठीक है, एक लाइन दे रखी है जो एक प्लेन को कंटेन कर रही है, प्लेन दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, ये है वो लाइन, ठीक है, ये है वो प्लेन, और एक लाइन एक पॉइंट R है जो इसको डिवाइड कर रहा है A और B को इन द रेशियो k/1, k निकालना है। सबसे पहले मैंने R निकाल दिया। ठीक है, कंडीशन देख लो, ये जो लाइन होगी ये प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन के drs और प्लेन के नॉर्मल का डॉट जीरो होना चाहिए, तो लाइन के drs, तो drs ऑफ द लाइन डॉट नॉर्मल ऑफ द प्लेन ये जीरो होना चाहिए। वो कंडीशन लगाई, वहां से एक रिलेशन ये निकल के आ गया। जो पॉइंट लाइन पे दिया गया है 1, -4 और -2 वो भी प्लेन पे लाई करना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट लाइज ऑन पॉइंट ऑन द लाइन दिस थिंग लाइज ऑन प्लेन। जो पॉइंट लाइन पे था वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वहां से हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर दिया हमने, LMN में रिलेशन निकाल दिया, कोफिशिएंट फॉर्मेट से अपन ने L/M/N का रेशियो लिया है, मतलब अपन ने जो प्लेन था उसके DCs निकाल दिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक रेशियो लिख दिया इसका। ठीक है, अब जो R पॉइंट होगा AB को डिवाइड करा है k/1 में, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के R के कोऑर्डिनेट निकाले और उस R के कोऑर्डिनेट को अपन ने प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया, वहाँ से k निकाल दिया अपन ने सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन इसके बाद। तो ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 2। किसका क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है, कई बच्चे में नहीं सर ये तो टफ होगा, ठीक है भाई, अदरवाइज मीडियम। मैं अपने फ्रेम में अगर बात करूँ तो उसको मीडियम बोलूँ, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन उसने आपसे एक्सपेक्ट करी है बहुत ज़्यादा नहीं करी, उतनी तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, x+4, ठीक है, का मॉड इज इक्वल्स टू 6 अपॉन मॉडुलस ऑफ x-3, या मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x-4, कुछ भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x-4 का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और 6 अपॉन मॉडुलस ऑफ x-3 का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इवन फंक्शन होगा, x इज इक्वल्स टू 3 के अबाउट, तो 3 पे जाएंगे ना, तो जो इसकी फ़ोटो आएगी वो कुछ यूँ आएगी ऐसे, और 0 पे कितना आएगा, 0 पे -2 ऐसे। ठीक है, और कितना पॉइंट है -4 है ना, तो यहाँ कहीं ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, तो दो जगह काटेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, 6 अपॉन मॉड ऑफ x-3 का, वाइट वाला ग्राफ किसका है, मॉडुलस ऑफ x+4 का। ठीक है, या फिर आप इसको डिफाइनिंग करके कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरे मेथड में दे रखा है, केस बना करके कि x-4 से छोटा हो, x-4 से 0 के बीच में हो, ठीक है, और x पॉजिटिव हो। दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे थे इसमें, -3 + 3 -4 0, करेक्ट है, -4 0 और 3 और -3, तो -4 और 0 के करस्पॉन्डिंग अपन ने क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करके देख लिया, जितने सोल्यूशन आएंगे वो सेटिस्फाई करेगा इसको। वैल्यू भी निकाल दी उसने, अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिंगल करेक्ट के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। किस चैप्टर में इसको डालूंगा यार, मैं तो इसको फंक्शन में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है, ग्राफिकली मैं कर ले रहा हूँ, आसानी से और जल्दी हो रहा है, इसलिए मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ। कैसा क्वेश्चन है, मीडियम में डाल रहा हूँ। कई लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आता है उनके लिए भी, और कई लोगों के लिए मीडियम इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने केस बना के भी मॉडुलस को सॉल्व किया तो भी टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मांगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीजर टाइप की। तो पहला इंटीजर टाइप, लेट फंक्शन 0 से 2 r बी डिफाइंड f(x) इज इक्वल टू दिस थिंग देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे भी दिख रहा है r/n का फंक्शन है, 2 बाहर आ जाएगा, मैंने 2 को बाहर ले लिया, r/n का फंक्शन बना दिया इसको, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, x को 1 - x से रिप्लेस करते जाएंगे, फिर तो इंटीग्रेशन बचा है, सिर्फ मैनिपुलेट करते जाओ, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करते जाओ, 2/ln 2 आ गया, 1 + 10 ऑफ दिस थिंग, ओपन कर दिया, ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया, अलग अलग लिख दिया, ये वापस से i बन गया, और e की वैल्यू 1 आ गई, i से e बनाया और e की वैल्यू 1 आ गई, यानी अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर आएगा वो
इसका इंटीजर टाइप 1 आएगा। किस चैप्टर में? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, कई लोगों को इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी याद रहता है 0 से π/4 ln 1 + 10x dx का, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको नहीं याद रहता वो मैनिपुलेट करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मीडियम में भेज रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप में मैट्रिक्स का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। लास्ट अटेम्प्ट में फरवरी वाले में भी आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिला होगा बच्चों, और आईआईटी का तो बहुत ही बार आ चुका है, ये मेंस में भी पहले भी आ चुका है ये। तो क्या है इस अटेम्प्ट के अंदर, आइए वो समझते हैं। उसने बोला है द टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए हैविंग द एंट्रीज सेट 0 1 2 3 such that the sum of the diagonal entries of A into A transpose, diagonal entries of A into A transpose is 9। तो 3x3 की एक मैट्रिक्स अपन ने एज्यूम करी, XYZ ABCDEF, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डायगोनल एंट्रीज भी निकाल दी। वैसे तो याद होना चाहिए, ए ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम होता है। ए ट्रांसपोज की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम होता है। तो देखो एलिमेंट के स्क्वायर का सम उसने बोला 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर अपन ने केसेस बनाए हैं कि इन 9 एंट्रीज का सम 9 कब होगा, जब सब 1 हो। ठीक है, पहला केस है सारे 1 हो, दूसरा केस है एक 1 हो बाकी 0 हो, एक 3 हो बाकी 0, तीसरा केस है 2 2 हो, एक 1 हो बाकी 0 हो, तीसरा केस है 2 1 हो 5 1 हो बाकी 0 हैं। इन सबको कैलकुलेट करना, सारे 1 हो, एक ही केस। ठीक है, 3 0 3 1 और 6 0, तो 9 फैक्टोरियल 1 3 हो, एक 3 हो और रेस्ट 0 मतलब 8 0 हो, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल दी, ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल दी, अल्टीमेटली 3 चारों का सम कर दिया 766 आ गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन था मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन होगा तो मैं तो मीडियम में डालूंगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा। केस अगर एक भी छूट गया तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। और टफ ये उनके लिए होगा जिनको पीएनसी का पी भी नहीं आता या समझ ही में नहीं आता कि केसेस कैसे बनाए जाते हैं, हम केसेस कहाँ से बनाएं, किस तरीके से हम सोचेंगे कि केसेस बन रहे हैं, उनके लिए टफ है। अदरवाइज ये मीडियम क्वेश्चन है। अगर कई बच्चों ने कर रखा होगा तो उनके लिए मीडियम है, जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं, उनके लिए टफ में काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, है तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन, पर फिर भी बहुत प्यारा लगा मुझे। एक तो फंक्शन रूल में रिलेशन दे रखा है और 2 इंटीग्रेशन दे रखे हैं I1 और I2, और रिश्तेदारी मांग रहा है I1 + 2I2 की। ठीक है, तो जो ये रिलेशन दे रखा है ना fx + f(x+1 = 2), यहाँ से हम इस फंक्शन को पीरियोडिक प्रूफ करके उसका पीरियड निकाल लेंगे। उस पीरियड की प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करके आंसर निकालना है। ये हमारा क्या दिमाग पे क्या करना है क्वेश्चन में, वो हम समझ गए। आइए सबसे पहले हमने fx(x+1 2) था, सॉल्व करने का तरीका इसका होता है x को x+1 से रिप्लेस करिए, तो दूसरा एक फंक्शन रूल बनेगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से f(x + 2) = fx आ जाएगा, वहाँ से फंक्शन का पीरियड विद पीरियड 2 आ जाएगा। यानी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक है विद पीरियड ऑफ 2। अब अगर फंक्शन पीरियोडिक था तो जो I1 0 से 8 लिखा था उसको मैंने 4 टाइम 0 से 2 fx dx लिख दिया। ठीक है, I2 -1 से 3 fx था, x को x+1 से रिप्लेस कर दो, x को x+, सोचोगे सर x को x+1 से रिप्लेस करने की थॉट क्यों आएगी आपको, अरे भाई ऑप्शन में क्वेश्चन में गिवन है x+1, इसलिए मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो x को x+1 से रिप्लेस कर दिया, 0 से 4 बन गया। x+1 वाले फंक्शन में ये वाला रूल लगा दिया, 2 - fx लिख दिया, 2 को बाहर ले लिया, fx निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो fx था ये वापस से क्या बन गया, 0 से 2, तो ये है अपना I1 प्लस, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है 0 से 2 fx dx, 0 से 2 fx dx, ये है I1/4, तो 2I1 मतलब I1/2, I1/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, I1 + 2I2 = 16 आ गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिल रहे हैं, एडवांस में मिलने की फुल प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो 16 नंबर किस चैप्टर में आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, मीडियम में आएगा। जिनको कुछ भी सन्नाटा रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, उनके लिए टफ है। क्यों, क्योंकि पीरियोडिसिटी का यूज़ करके बहुत ही तरीके से उसने डेफिनेट इंटीग्रेशन में वर्किंग करवाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही पॉपुलर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा। कंसीडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिकल सीरीज हैविंग द इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट दिस थिंग। इस सेट से अपने को एक एपी और एक जीपी निकालनी है। द रेस्ट
इफ द लास्ट टर्म ऑफ दीज सीरीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, उस सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर जो भी होगा वो सीरीज का लास्ट टर्म होगा। देन द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीरीजेज इज इक्वल्स टू, कितने कॉमन टर्म्स आएंगे वो देखना है। तो अपन ने एपी ऑब्जर्व कर ली, इससे 11 बैठा था, 21, 16, 26, 32, तो ऑब्वियस सी बात है 11, 16, 21, 26 से मैंने एक एपी ऑब्जर्व करी। फिर 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया, 32 दिया है, तो 4, 8, 16, 32 से मैंने जीपी ऑब्जर्व करी, कॉमन टर्म ढूंढना शुरू किया, 16 आया, करेक्ट है। अगला टर्म इसी तरीके से 256 आएगा और लास्ट टर्म 4096 आएगा। तो ये जो सीरीज बन रही है इस सीरीज में कॉमन टर्म्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आर 3, ठीक है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमन टर्म्स के काफी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी करे हुए हैं। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक कर्व दे रखा है, कर्व किस फॉर्म में दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर्व दिया गया है, ए बी इज पैरेलल टू द लाइन दिस थिंग, ठीक है। जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो बेसिकली जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि माइनस का 1/3 आ जाएगा, जो कि बेसिकली dy बाई dx को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसने बोला देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 6b एट द पॉइंट a कॉमा b, तो a कॉमा b सेटिस्फाई भी करेगा, उस पर dy बाई dx की वैल्यू 3 भी आनी चाहिए, यानी कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है, x की जगह पे a रखना है, इसको 3 से कंपेयर करके a निकालना है, फिर a पुट करके b निकालना है, ये हमारा मेन मोटो। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया एट द पॉइंट p a कॉमा b पुट किया, ठीक है, a की वैल्यू निकाली, a पे कंडीशन दी है, शायद कोई कंडीशन दी है, a 1 से बड़ा दिया है, a 1 से बड़ा दिया है, तो हाफ रिजेक्ट हो जाएगा, 7 कंसीडर किया जाएगा, 7 रखने हैं, इस पर इंटीग्रेट करना है b निकालने के लिए, तो 7 रख का इंटीग्रेट किया, b की वैल्यू आ गई 6b माइनस 4/413 आ गया, a की वैल्यू 7 आई थी, उसने a प्लस 6b का मॉड पूछा है, आंसर 406 आ जाएगा। तो बेटा देखो जो डाटा दिया जाता है ना वो इसीलिए दिया जाता है कि जब आप कैलकुलेशन करें तो आप बहुत घबराएं ना, यहाँ b की जगह पे बेसिकली हमने क्या निकाला है, 6b निकाला है, ठीक है। इंटीग्रेट करके b निकाल के उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ये क्वेश्चन किसका है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का है। कैसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इजी है। लिमिट का क्वेश्चन है, पहले तो मैं टैगिंग कर देता हूँ। लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इजी में काउंट कर रहा हूँ। जिनको एक्सपेंशन नहीं याद है उनके लिए मीडियम में बता दिए, इजी क्वेश्चन है। ये लॉपिटल से भी हो जाता है, कई लोगों को पता होगा, ये एक्सपेंशन से हो जाता है, आसान तरीके एक्सपेंशन होता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि एक्स साइन एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना जानते होंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, ऊपर इन तीनों के एक्सपेंशन लिखने कहाँ तक, एक्स स्क्वायर तक, क्या चाहिए 2, तो हमने क्या किया, एक्सपेंशन लिखा, ठीक है। फिर हमने कांस्टेंट ढूंढा, एक्स का कोफिशिएंट ढूंढा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढा। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन की खूबसूरती समझना। क्वेश्चन में उनसे पूछा गया a प्लस बी प्लस सी बताओ बेटा, क्या पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी बताओ, और हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इस टर्म से आ जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे और ऊपर से कंपेयर कर दो, वो 2 के बराबर होना चाहिए, तो उसको 2 के बराबर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 निकल आई। इसलिए ये क्वेश्चन आसान है, क्यों, क्योंकि हमें ABC नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था, हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना था। तो भले हमने 3 इक्वेशन बना ली, लेकिन हमें जरूरत नहीं तीनों इक्वेशन की, हमारा आंसर सिर्फ किससे आ रहा है, तीसरी इक्वेशन। आपको लग रहा होगा मैंने इजी क्यों बोला, ये इसलिए बोला था, मीडियम वैसे तो लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि लॉजिक अगर किसी ने यूज कर लिया है तो। अब मान लो कोई बच्चा ABC तीनों निकाल रहा है, तो वो फिर उसकी कॉल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था सर्किल का। ABCD be a square of the side of unit length. Let a circle C1 center at A with the unit radius is drawn. Another circle C2 which touches C1 and the lines AB and AD and AB are tangent to it is also drawn. Let a tangent line from the point C to the circle C2. तो देखो मैंने क्या किया, सर्किल के लिए स्क्वायर लेना था, तो मैंने ये स्क्वायर ले लिया ऐसे, ठीक है। एक सर्किल ये बना दिया और एक सर्किल बना दिया यूं, ठीक है, इसका सेंटर ये फोटो बन गई, ये है हमारा स्क्वायर A B C और D। फिर C से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी कुछ ऐसी, इसने इसको E पे कट किया और हमको EB निकालना है। EB की लेंथ है अल्फा रूट 3 बीटा, और अल्फा और बीटा के बारे में बात करिए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा SOT का कंसेप्ट देखें, ये एक सर्किल था, ये छोटा वाला सर्किल है, ये सब कोलिनियर होंगे, ठीक है। हमें EB निकालना था, हम इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगाना चाहते हैं, बस ये ध्यान रख लेना, इस ट्राइंगल में साइन लॉ लगाना चाहते हैं।
तो साइन लगाने के लिए मुझे ये फाई एंगल चाहिए होगा, फाई एंगल चाहिए होगा, ये लेंथ हमें पता है, करेक्ट है, और ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन हो रही है आइए वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी रेडियस तो बहुत आसानी से निकल आएगी, छोटे वाले सर्किल की रेडियस, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये पॉइंट आएगा आर कॉमा आर, ठीक है, 45 45 है। तो √2r प्लस आर की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, क्योंकि ये रेडियस 1 के बराबर है, तो ये भी आर है और ये √2r है, तो √2r प्लस आर 1 के बराबर है। वहाँ से हमने आर निकाल लिया, √2 - 1 आ गया। ठीक है, अब हमने सेंटर सी से C2 का डिस्टेंस निकालना चाहा, तो 1 1 है, RR है। ठीक है, तो वो लेंथ आ गई 2√2 - 2। कैसे, क्योंकि आर निकाल चुके थे अपन, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है √2, 1 है 1 है √2 और √2 - 2r, तो √2 - 2r यूज़ करेंगे, तो वहाँ से अपने पास CC2 आ जाएगा। और ट्राइंगल CC2N में जा रहे हैं, ट्राइंगल CC2N में जा रहे हैं, फाई निकालना है, साइन फाई निकाल दिया अपन ने, तो साइन फाई हाफ निकल के आ गए, फाई की वैल्यू 30 आ गई, ये कट जाएगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री है, ध्यान से देखते रहना। इन ट्राइंगल ABC अप्लाई साइन लॉ, हमने यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई किया, तो AE कौन सा ट्राइंगल लिया है, AC और E, तो देखो AE अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू CE अपॉन एंगल E। ठीक है, AE अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू AC अपॉन साइन 105। ठीक है, साइन 105 कैसे आएगा, क्योंकि ये 30 आ चुका था, ये 45 था, तो ये एंगल 105 हो गया, 105 अपॉन AC, AC अपॉन 105, AE अपॉन साइन फाई। यहाँ से AE कैलकुलेट कर दिया, तो AE की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1, E भी चाहिए, 1 में से माइनस कर दिया, कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 निकाल दी। तो क्योंकि ये थोड़ा सा SOT का यूज़ किया है इसने विद द सर्किल, तो मेरी नज़र में ये चैप्टर तो सर्किल में काउंट हो रहा है। ठीक है, सर्किल प्लस SOT में मैं तो काउंट कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मैंने SOT से किया है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन को मैं टफ दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए उम्मीद नहीं होगी कि बच्चा इसको कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, Z and W be the two complex numbers such that W is equals to ZZ bar 2Z plus 2 Z plus iota upon Z minus 3 iota is equals to 1 and real part of W has the minimum value, then the minimum value of n belongs to nature for which W की पावर n is the real। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेम किया गया, टर्म बाई टर्म बढ़ाते गए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का एक तो वैसे ही है, तो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको यूज़ करके Z के बारे में सोचेंगे, उस Z को मैं यहाँ पुट करूँगा, W के बारे में सोचेंगे, उस W का रियल पार्ट को निकालेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे, दूसरा वेरिएबल सॉल्व करेंगे, और फिर W आ जाएगा, W की पावर n से n के बारे में सोचेंगे। ये है इस क्वेश्चन की पूरी कहानी। ठीक है, मैंने Z इक्वल्स टू x प्लस i y माना, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ से y इक्वल्स टू 1 आ गया, उसको W में पुट किया, W में पुट करके W का रियल पार्ट निकाल लिया, उसको मिनिमाइज़ कर दिया, 1 पे मिनिमाइज़ हुआ, तो Z की वैल्यू मतलब x भी आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, तो हमारा z आ गया। w के बारे में पुट करना था, तो z की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, x y में, तो हमारा w आ गया, w की पावर n कर दिया। अब अगर हमको इस क्वांटिटी को रियल बनाना है, तो इस क्वांटिटी को क्या होना चाहिए, पाई का मल्टीपल होना चाहिए, पाई का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, किस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर, मीडियम या टफ। वैसे तो मीडियम ही में जाएगा, टफ तो नहीं जाएगा, ये मीडियम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, मैट्रिसेस अ वेरी गुड क्वेश्चन। When I solve this question, seriously I'm telling you all, I take too much time to solve this question, more than 10 minutes I suppose. When I solve this question, I'll take more than 10 minutes. स्ट्राइक ही नहीं किया बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता, इससे बता रहा हूँ, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था मुझे, बहुत देर तक दिमाग चलाता रहा, नहीं स्ट्राइक कर रहा था। क्यों, सबसे पहला मुझे डर लग रहा था इस मैट्रिक्स को देख करके, तो इतना तो मेरे दिमाग में आ गया था बेटा कि ये जो डाटा दे रखा है, और फिर उसने इन्वर्स के बारे में बात करी है क्वेश्चन में, ये देखिए इन्वर्स के बारे में बात करी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्स तो इसका मैनिपुलेट नहीं होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ तो दिमाग चलेगा। फिर मैंने क्वेश्चन में पढ़ा तो उसने एक वर्ड लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना था बेसिकली। तब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया। ठीक है, देखिए क्या किया गया, आइए उसको समझते हैं।
क्वेश्चन पढ़ लेते दोबारा। एक मैट्रिक्स पी दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ओमेगा दे रखा है, और उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी I3 मतलब एंटी मैट्रिक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देन इज अल्फा ओमेगा स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा निकालना है अपने को। तो क्या किया गया ये वो समझते हैं। जो पूछा गया था उसका होल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है, ओपन कर दिया, ये फॉर्मेट आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मेट आ गया, सिंप्लीफाई कर, यहाँ बीच में माइनस आएगा, कुछ गड़बड़ किया मैंने, नहीं ठीक है, इंटू आएगा, इंटू कुछ नहीं आएगा, मतलब सॉरी, नो इंटू नो, ठीक है। पी पी इनवर्स आई हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो आई लिखा था ना, बस इस क्वेश्चन की जान ये वाला स्टेप था। इस आई को मैंने पी इनवर्स आई पी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी सेहत पे, क्योंकि पी इनवर्स आई पी आई के बराबर ही होगा, क्योंकि पी इनवर्स आई पी हो गया, पी इनवर्स आई पी इनवर्स हो गया इंटू पी, अल्टीमेटली आई हो गया। इसमें से बाहर निकाल दिया पी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, ओपन कर दिया, ए माइनस आई का होल स्क्वायर आ गया। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ पी तो कट ही जाएगा, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी बन जाएगा। ए माइनस आई का होल स्क्वायर है, ए माइनस आई का होल स्क्वायर निकाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, अल्फा की वैल्यू 36 निकाल दी। तो बेटा ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, वो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मैट्रिक्स का विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ भेजूंगा भैया? टफ में भेजूंगा, टफ लिख रहा हूँ, टफ। भाई कोई भी पेपर में आपसे बोले इसको सॉल्व करना, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कहीं से नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, let y is equal to x be the solution of the differential equation if the numerical value of the area bounded by the curve this thing and x axis is 4√3/3 then the value of y1। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, कर्व के बारे में बात करना। तो यहाँ से अगर आप इसको इंडिकेट कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का लेट अस इंडिकेटिंग कांस्टेंट c। फिर एरिया की बात करनी है, तो अगर मैं इसके ग्राफ को बना करके एरिया के बारे में कैलकुलेशन कैसे कर रहा है ये देख लेते हैं। तो ये कर्व आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। कर्व बना दिया कुछ ऐसी फोटो, c पॉजिटिव निगेटिव से हमें उतना डिपेंडेंसी ले नहीं रहे अभी, ठीक है। फिर हमको ये एरिया चाहिए था एक्स एक्सिस के साथ कर्व का। हमने क्या किया, इसके वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा फंडा याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये शेडेड पार्ट इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकाल दिया अपन ने सी के टर्म्स में। एरिया ऑफ द पैराबोला एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, जो निकाल रखा था अपन ने, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों किया गया समझ आ गया, 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल उस एरिया का डबल होगा। 4823 है, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दी, c -1 आ गया, पुट कर दिया, और f(1) निकालना, तो f(1) निकाल दिया, आंसर 2 आ गया। किस चैप्टर पे बेस्ड है? डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस AUC है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको मीडियम में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन पार्ट। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अच्छे क्वेश्चन इसमें काफ़ी दिए गए थे, मैंने कैटेगराइज भी कर रखा है, चैप्टर वाइज भी कर रखा है, लेवल वाइज भी कर रखा है। आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप इसको एक बार ऑब्जर्व करिएगा, सॉल्यूशन से हेल्प लीजिएगा। किसी भी तरीके से डीमोटिवेट मत हो, कैसा भी आपका स्कोर हो रहा हो, कोशिश करें। अभी अपने पास 2 अटैम्प्ट और बाकी हैं, पूरी जान पूरी शिद्दत से मेहनत करिए और खूब मेहनत करके एक अच्छे रिजल्ट का पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच।